नमस्कार दोस्तों, द गुरुकुल सिंगरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं समरेश कुमार और गोपाल जी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह मेरा इतिहास का पहला वीडियो है। अभी मैं यूट्यूब पे आया हूं। कुछ दोस्तों का कहना था कि सर आप लगातार साइंस का ही वीडियोस बना रहे हैं और जो शॉर्ट्स डाले हैं वो केवल ज्योग्राफी का डाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अभी तो यूट्यूब पर नया आया हूँ, पूरा जलवा बिखेरना अभी बाकी है। देखिए मैं आपको कैसे पढ़ाने का प्रयास करता हूं। मैं निश्चित तौर पे आपको एक वादा कर दूं कि बहुत पढ़ने के बाद भी जिन टॉपिक पे कंफ्यूजन रह जाता है, वैसे टॉपिक को ही मैं ज़्यादा उठाने का प्रयास करता हूं, ताकि ये वीडियो यदि पढ़ने वालों बच्चों के बीच में जाए तो वो काफ़ी पसंद करें और उनका बहुत दिनों के मेहनत के बाद जिस टॉपिक पे पकड़ नहीं बन पाता है, परीक्षाओं में गलतियाँ करते रहते हैं, उन टॉपिक को मैं क्लियर कर दूं। ऐसे ही टॉपिक मैंने अपने YouTube में डाल रखा है, उसे जाकर के आप देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कुछ दोस्तों का यह भी कहना है कि सर आप पहले से कंटेंट को लिख देते हैं, उसके बाद पढ़ाने का प्रयास करते हैं, यानी कि देख के पढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक दो बात मैं बता दूं कि अभी YouTube पे नया हूं, बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगा तो उसके व्यूज़ कम जाएंगे, कम लोग देखना पसंद करेंगे। जो कंटेंट मैं ऑलरेडी लिख करके रखा हूं और यह 8-10 मिनट में दे दूंगा, उसे लिख करके पढ़ाने में 25 मिनट 30 मिनट लग जाएंगे। और जहां तक बात है कि कोई भी बात मैं पहले से लिख करके रखा हूं, तो यह तो मेरे कॉन्फिडेंस से आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास नॉलेज कितना है या नहीं है। खैर, इन सब बातों को छोड़िए, अभी लगातार मैं आपके सामने आता रहूंगा। दोस्तों, एक बात मैंने नोट आउट किया था कि जब मैं दरोगा की तैयारी कर रहा था, आपको मैं बता दूं कि 2213 जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आई थी, उसमें मैं अनऑफिशियल बिहार टॉपर था, यानी कि रैंक 1 था। 6.5 लाख लड़के जहां एग्जाम दिए थे उसमें एक रैंक मेरा था। 100 में से 93 नंबर मेरे आए थे। इसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अपना मार्कशीट को भी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली दौड़ में मैं असफल हो गया। खैर, जो भी है, अभी मैं बिहार सरकार में शिक्षक हूँ, मिडिल स्कूल में TET पास करके आया हूँ। 2014 से मैं वहाँ पे अपना योगदान दिया हूँ। खैर दोस्तों, आइए अपना पहला इतिहास का पहला टॉपिक जो लेकर मैं आया हूं, आपको लिए चलता हूं उसकी ओर। गांधी और चंपारण। जब मैं इतिहास लेकर आया हूं तो पहला टॉपिक मैं गांधी जी को बनाया हूं, क्योंकि यह मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉपिक है और गांधी जी हर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए लिए चलते हैं आपको गांधी और चंपारण। यदि हम बात करें गांधी का, तो चंपारण से इनका बहुत खास रिश्ता रहा है और हर एग्जाम के लिए यह टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। लिए चलते हैं आपको। जब गांधी लौटे अफ्रीका से, यानी कि वहां वकालत की लड़ाई लड़ने गए थे अब्दुल्ला सेठ के लिए। अब्दुल्ला सेठ एक व्यापारी थे। अब्दुल्ला सेठ के लिए जब लड़ाई लड़ने गए थे, तो जब वहां से लौटे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को जब गांधी अफ्रीका से लौटे, तो 9 जनवरी को ही इनकी याद में 2003 ईस्वी से प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन यहां से लिख सकते हैं कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाया जाता है और यह शुरू कब किया गया? 2003 में। एक पॉइंट और मैं यहां से याद करवा दूं कि 2004 में अंडमान एंड निकोबार में भयंकर सुनामी आया था। भयंकर सुनामी आया था जिसमें इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया था। तो एक पॉइंट यहां से 2004 का हो गया। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौटे। 9 जनवरी को उनकी याद में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, चूंकि यह सत्य के लिए आग्रह करते थे तो इसे सत्याग्रह कहते हैं। गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह रहा। चंपारण को ही इन्होंने अपना सत्याग्रह के लिए पहला बार चुना। तो गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन था? तो चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। यह हुआ अप्रैल मई 1917 में। आपके परीक्षाओं में डेट भी पूछ दिया करता है, तो ये याद रखेंगे कि अप्रैल मई यानी कि आपको होली के बाद का समय है। अप्रैल मई 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। मैं आपको एक बात और बता दूं कि गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में, कुछ पॉइंट में नोट करवा दूं, 1906 ईस्वी में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एशियाई लोगों पर रोक के लिए पहला सत्याग्रह किया था 1906 ईस्वी में। यानी कि गांधी का पहला सत्याग्रह कौन था? तो 1906 ईस्वी में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो अप्रैल मई 1917 में चंपारण सत्याग्रह में। जोहान्सबर्ग
सोना की खान के लिए प्रसिद्ध है, सोना की खान के लिए जोहान्सबर्ग प्रसिद्ध है। दूसरा आता है किम्बरले की खान, किम्बरले की खान। तो किम्बरले की खान भी सोना और हीरा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी अफ्रीका में है। सोना और हीरा, सोना और हीरा, इसे बड़ा गड्ढा भी कहते हैं। किम्बरले की खान को बड़ा गड्ढा कहते हैं। अगर सोना की ही बात करूं, सोना की खदान की, तो हम ऑस्ट्रेलिया में चलें। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, जिसे प्यासी भूमि की देश या कंगारुओं का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में कालगुरडी और काली गुरली दो ऐसे महत्वपूर्ण खादान हैं। काली गुरली और कालगुडी दोनों ऑस्ट्रेलिया के खादान है, दोनों सोना के लिए महत्वपूर्ण है। जोहान्सबर्ग अफ्रीका में है, यह भी सोना के लिए महत्वपूर्ण है। और किम्बरले की खान हीरा और सोना के लिए महत्वपूर्ण है। जोहान्सबर्ग से मैंने इसे जोड़ने का प्रयास किया। चलिए, गांधी जी पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में किया और भारत में पहला सत्याग्रह 1917 में चंपारण में किया, जो कि अप्रैल मई में था। गांधी जी जब भारत आए तो इन्हें चंपारण सत्याग्रह के लिए बुलाने कौन गया? तो चंपारण सत्याग्रह के लिए 1916 ईस्वी की बात है। गांधी जी, महात्मा गांधी 1916 ईस्वी में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हिस्सा ले रहे थे। उस समय वहां की अध्यक्षता एमसी मजमूदार, हो सकता है दोस्त आपको दिखे नहीं, रेड पेन से लिख रहे हैं इसलिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एमसी मजूमदार जो कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। 1916 का लखनऊ अधिवेशन भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में सबसे पहली बात है कि जो 1907 में गरम दल और नरम दल बंटवारा हो गया था। गरम दल और नरम दल के बीच जो बंटवारा हो गया था, तो यह फिर से गरम दल और नरम दल का पैचअप, गरम दल और नरम दल का मिलान कब हुआ? तो गरम दल और नरम दल का मिलान हुआ 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। एक बात और है इसमें कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों के बीच भी इसी समय समझौता हुआ और मुस्लिम लीग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ मिलकर के भारत की आजादी के लिए लड़ने का प्रयास किया। तो यहां से दो सवाल महत्वपूर्ण है कि 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो एमसी मजूमदार। 1916 में अधिवेशन कहां हुआ? तो लखनऊ में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही नरम दल और गरम दल का पैचअप हुआ, मतलब फिर से मिलान हुआ, जो 1907 में बट गया था। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 1907 में सूरत में जब बैठक हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल आपस में टूट गए थे। तो दोनों के बीच बैठक कब हुआ? 1907 में। और फिर दूसरी बात है कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच समझौता कब हुआ? तो 1916 में, यानी कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच समझौता हुआ और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए शुरू किए। तो 1916 काफी महत्वपूर्ण है। 1916 में ही पश्चिमी चंपारण के राजकुमार शुक्ला किसान नेता थे, जो कि पश्चिमी चंपारण के मुरली भरा हुआ गांव, देखिए मुरली भरा हुआ गांव कहां भैया? तो मुरली भरा हुआ गांव के निवासी थे। बीपीएससी में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। मेरे एक एक पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि एक एक बिंदु परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी खतरनाक, कतई जहर और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कह सकते हैं, वो है आपके परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होने के लिए यह काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो मुरली भरा हुआ गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ला कौन थे? तो किसान नेता थे। यही राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को बुलाने के लिए निमंत्रण देने गए और महात्मा गांधी आने के लिए तैयार हो गए। अब चलिए, महात्मा गांधी जब चंपारण आए 1917 ईस्वी में, तो महात्मा गांधी के जीवन को पहले से जानने वाला एक अंग्रेज अधिकारी था, जो कि नील बगान का प्रबंधक था। उसका नाम था इरविन। उसका नाम क्या था? इरविन। यह गांधी को पहले से जानता था। यह सवाल अभी बीपीएससी टीचर की जो बहाली हुई उसमें पूछा हुआ था कि महात्मा गांधी के जीवन को पहले से जानने वाला वह कौन व्यक्ति था जो चंपारण सत्याग्रह के समय यहां मौजूद था? तो वह था इरविन, यानी कि नील बगान का यह प्रबंधक था इरविन, जिसने रात्रि भोज के लिए महात्मा गांधी को अपने पास बुलाया। महात्मा गांधी उनके पास गए। इरविन अपने रसोइया बटख मियां
को बोला कि इनके दूध में जहर मिला करके इनको पिला देना है ताकि महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाए। बटक मियाँ कितने वफादार थे। बटक मियाँ ने मना कर दिया, यानी कि बटक मियाँ ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और गांधी जी को ये सारी किस्साएं सुना दी, गांधी जी को ये बातें बता दी। तो दोस्तों यह भी सवाल बनता है कि वह कौन सा रसोइया था जिसने महात्मा गांधी की जान बचाई, तो वो बटक मियाँ थे। कौन थे? वो बटक मियाँ थे। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, बटक मियाँ और इरविन, नील बगान का मालिक। तो ये महात्मा गांधी आपको आ गए चंपारण में। अगर इसके बाद बात करें कि चंपारण में आखिर सत्याग्रह होना क्यों था, तो चंपारण में सत्याग्रह इसलिए होना था कि यहां नील की खेती करना बड़ी अनिवार्य कर दिया गया था। बिहार में नील की खेती, सोरा की खेती, ये सब के लिए बिहार की धरती उस समय प्रसिद्ध थी। तो चूंकि यूरोप में लोग रईस टाइप से रहते थे, वहां के कपड़ों में नील डालने की जरूरत होती थी, तो यहां से डिमांड करते थे, यहां के किसानों पर अत्याचार करते थे और कह दिए थे कि 1 बीघा में, 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा, 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना बड़ी अनिवार्य है। एक समस्याएं होती थी कि जब नील की खेती कर दिया जाता था तो अगल बगल के खेत अनउपजाऊ हो जाते थे, उपजाऊ नहीं रह जाते थे, जिससे किसानों को भारी मात्रा में नुकसान होता था। इस दंश से किसान बहुत पीड़ित थे। इसीलिए अपने नेता के रूप में राजकुमार शुक्ला को 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में भेजा और वहां से गांधी जी को बुलाया। गांधी जी आ गए। तो चंपारण सत्याग्रह का आखिर समस्या क्या था? तो नील की खेती, यानी कि 1 बीघा में नील की खेती 3 कट्ठा करना था, यानी कि इसे 3 कठिया भी कह सकते हैं, 3/20 भाग भी कह सकते हैं, यानी कि 3 कठिया। 3 कठिया प्रणाली किससे संबंधित है? तो नील की खेती से। 3 कठिया मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा। तो ये हो गया, इसलिए इसे नील सत्याग्रह कहेंगे या 3 कठिया सत्याग्रह कहेंगे। दोस्त 3 कठिया सत्याग्रह या नील सत्याग्रह कहेंगे। अब आते हैं कि जब गांधी जी नील सत्याग्रह करने आ गए तो उनका साथ किसने किसने दिया, यह काफी महत्वपूर्ण है। यह भी परीक्षा में सवाल आते रहता है, बीपीएससी का यह बहुत चुनिंदा सवाल है। तो बोलता है कि 3 कठिया यानी कि नील सत्याग्रह में गांधी का साथ कौन कौन दिया? तो एक है राजेंद्र प्रसाद। आप जानते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, राजेंद्र प्रसाद को क्या कहते हैं? देश रत्न कहते हैं, देश रत्न कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, इनका जन्म बिहार के जीरादेई नामक स्थान में हुआ, यानी कि सारण जिला में जीरादेई नामक स्थान में हुआ। राजेंद्र प्रसाद पहले जो मंत्री थे यह खाद्य और कृषि मंत्री थे। यह भी परीक्षाओं में सवाल बहुत महत्वपूर्ण बना है कि राजेंद्र प्रसाद कौन मंत्री थे? तो खाद्य और कृषि मंत्री रहे थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री रहे थे। फिर है यानी कि 3 कठिया प्रणाली में 3 कठिया जो सत्याग्रह हो रहा था, इसमें महात्मा गांधी का साथ किसने दिया? तो राजेंद्र प्रसाद। अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति भी कहते हैं, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। जबकि आपको बता दें कि बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय आदि को कहते हैं। राजकुमार शुक्ला यह एक किसान नेता थे। मुकुटधारी प्रसाद, मुकुटधारी प्रसाद, ऐसे सोचेंगे कि मुकुट लगाए हुए, मुकुटधारी प्रसाद, महजरूल हक, फिर है महादेव देसाई, नरहरि पारेख तथा जेबी कृपलानी। दोस्तों जेबी कृपलानी से भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं कि 1946 ईस्वी में जब अध्यक्षता यानी कि मेरठ में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1946 में जब मेरठ में अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष किसको बनाया गया? जेबी कृपलानी को। जेबी कृपलानी। फिर एक सवाल आता है कि इसी समय 1947 में भारत आजाद हो गया, 15 अगस्त को आप जानते ही हैं। तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो रहा था तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। यानी कि स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी को अध्यक्ष कब बनाया गया? तो 1946 ईस्वी में जब बैठक हो रहा था, कहां? मेरठ। वही मेरठ दोस्तों जहां से आपको 1857 की क्रांति चली थी। वो मंगल पांडे बैरकपुर से स्टार्ट किए थे, जबकि पूरे भारत में 10 मई से जो स्टार्ट हुआ था वह मेरठ से हुआ था। जेबी कृपलानी के बारे में एक और महत्वपूर्ण सवाल है। जेबी कृपलानी की पत्नी है सुचेता कृपलानी। जेबी कृपलानी की पत्नी है सुचेता कृपलानी। तो सुचेता कृपलानी भारत की पहली आपको कहें तो सुचेता कृपलानी 1963 ईस्वी में, कब? 1963 ईस्वी में सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री
भारत की पहली महिला सीएम, भारत की पहली महिला सीएम बनी। तो पहली सीएम कौन बनी? जेबी कृपलानी। जबकि पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल थी, आपको कहें सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी लगेगा कि मुख्यमंत्री जेबी कृपलानी थी कि सुचेता कृपलानी थी कि आपको पहली महिला जो ये थी सरोजनी नायडू थी। तो आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसे तो संवैधानिक संस्थान है नहीं, लेकिन भारत को आज़ादी कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, तो इसे हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि यह एक संवैधानिक संस्थान है। और संवैधानिक संस्थान का अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। याद करिए आप 1925 ईस्वी में, सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। कहाँ? कानपुर में। कहाँ बनी? कानपुर में। लेकिन पूछता है यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी। कौन बनी? एनी बेसेंट। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट बनी, एनी बेसेंट बनी। तो एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, जबकि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू। तो हम ऐसे सोचेंगे कि यह एक संवैधानिक संस्था है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और संवैधानिक संस्थान का जो हेड होता है राज्यपाल, संवैधानिक पद है। तो ऐसे हम सोच लेंगे कि सरोजनी नायडू संवैधानिक पद राज्यपाल रही हैं, और जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की यह भी, और उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत की यह भी रही है। आगे बढ़े, तीनकठिया प्रणाली में ये सब साथ दिए थे। तीनकठिया प्रणाली का परिणाम क्या निकला? तो तीनकठिया प्रणाली का परिणाम यह निकला कि आंदोलन हुआ, आंदोलन सफल रहा, गांधी का पहला सत्याग्रह सफल रहा, समझौता हुआ, कमेटी का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया गया, और 25% की राशि किसानों को लौटानी पड़ी, यानी कि अंग्रेजों ने किसानों को 25% की राशि लौटाई। एक और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक इससे यह है, वह कंफ्यूजन भी बहुत पैदा करता है। बीपीएससी में और बिहार शिक्षक भर्ती में अभी यह प्रश्न आए हुए थे। पूछता है कि चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप चंपारण एग्रेरियन एक्ट यानी कि चंपारण कृषि कानून बनाया गया। सबसे पहले यह विधेयक के रूप में पेश किया गया और बाद में यह कानून बन गया। तो दोनों सवाल बनते रहते हैं कि विधान परिषद में इसे पेश कब किया गया, यानी कि विधेयक के रूप में पेश कब किया गया? तो 29 नवंबर 1917 को, 29 नवंबर 1917 को विधान परिषद में पेश किया गया, जबकि 4 मार्च 1918 को यह कानून पारित हो गया। तो यह पूछेगा कि चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट पारित कब हो गया? तो 4 मार्च 1918 को। जबकि एग्रीगेरियन एक्ट को कब पेश किया गया? तो 29 नवंबर 1917 को। ये दोनों महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखेंगे। 29 नवंबर 1917 को इसे पेश किया गया। देखिए, कोई भी किसी भी मुद्दे पर अगर कानून बनाने हो तो जब उसे हम पटल पर यानी कि संसद में या चाहे जहां भी हो, विधान परिषद में, विधानसभा में जब उसे पेश करते हैं तो उसे कहते हैं विधेयक, और जब अंतिम रूप से उस पर राष्ट्रपति का मुहर लग जाता है तब वह कानून बन जाता है। यानी कि कानून बन गया कब? तो 4 मार्च 1918 को, जबकि यह पेश किया गया था 29 नवंबर 1917 को। आपको यह विधेयक कानून बन गया। चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो एफजी सिली ने। तो आपको दोस्तों हम बताने का प्रयास किए कि चंपारण और गांधी का क्या संबंध है। इनमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल आए हैं। तो आइए, तो ये थे गांधी और चंपारण के बारे में। यह दोस्तों मेरा पहला वीडियो था। मेरा अनुभव कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे। चूँकि यह अभी नया मैं यूट्यूब पे आया हूँ, अभी कुछ ही वीडियोज़ 20 वीडियोज़ के लगभग में पड़े हैं। दोस्तों आप अपना प्यार देने का प्रयास करिए। अगर अच्छा लगे कंटेंट तो हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इत्मीनान से पढ़िए। मैं रेगुलर ऐसा सीरीज लाता रहूँगा। धन्यवाद।